हेलो एवरीवन, मैं रामजी द्विवेदी दिल्ली सल्तनत की इस व्याख्यानमाला में आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है खिलजी राजवंश। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली सल्तनत में दूसरा राजवंश जिसने तुर्क शासन सत्ता में आगे शासन किया वो खिलजी के नाम से जाना जाता है। खिलजी राजवंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करता है। आप यहाँ देखेंगे कि लगभग 30 वर्षों के अपने शासनकाल के दौरान खिलजी डायनेस्टी में 3 प्रमुख शासक हुए और 2 अन्य शासकों के भी नाम मिलते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। किंतु उनके राजनीतिक इतिहास प्रारंभ करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि खिलजी राजवंश क्या केवल एक राजवंश का एक सत्ता अधिग्रहण था दूसरे राजवंश से, या जैसा कि हमें खिलजी क्रांति के बारे में जिक्र मिलता है वो एक क्रांति या व्यवस्था थी। इस पर जानने से भी पहले हम ये जानते हैं कि खिलजी कौन थे और ये कहाँ से आए, कब भारत आए, कैसे इन्होंने राज सत्ता को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो आपको पता है बेसिकली खिलजी तुर्क ही थे, किंतु ये 4वीं शताब्दी में, जो 64 तुर्क शाखा होती उनमें से एक थे, 4वीं शताब्दी में ये अफगानिस्तान की घाटी हेलमंद नदी के पास बस गए और वहाँ अधिकतर समय तक रहने के कारण इन्होंने कई अफगानी परंपराओं को अपना लिया, जिसके कारण इन्हें कई बार लोग अफगानी मूल का ही समझते थे। अफगानी मूल के समझने के साथ साथ जब ये तुर्क आक्रमण के साथ भारत आए तो इनके साथ निम्न दर्जे का व्यवहार किया गया। बेसिकली तुर्क अमीर इनको निम्न समझते थे। अब बात करते हैं कि ये भारत किसके आक्रमण के साथ आए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ये खिलजी भी भारत में आए हुए थे और इल्तुतमिश की शासन सत्ता जब अधिग्रहण हो गई थी, इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी किया था। खिलजी राजवंश के राजनीतिक इतिहास पर जाने से पहले हम ये बताते हैं कि जो खिलजी राजवंश ने सत्ता हासिल की, उस सत्ता हासिल करने से पहले खिलजी जो क्रांति शब्द गढ़ा गया वो क्यों कहा गया इस राज सत्ता के परिवर्तन में। खिलजी क्रांति या क्रांति से तात्पर्य आप जानते हैं कि एक बृहद स्तर पे व्यवस्था का परिवर्तन होता है। व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, खासकर दिल्ली सल्तनत के गुलाम या मामलुक डायनेस्टी के शासन व्यवस्था और खिलजी शासन व्यवस्था में ऐसा क्या परिवर्तन था जिसके कारण इसको खिलजी क्रांति के नाम से विभूषित किया जाता है। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि खिलजी जो राज सत्ता पर आसीन हुए, उन्होंने राज सत्ता की परिभाषा ही बदल दी। बेसिकली पहले जो राज सत्ता थी वो कुलीनता और उच्चता पर निर्भर थी, लेकिन खिलजियों ने ये साबित किया कि प्रतिभा के बल पर और अपनी बल पर राज सत्ता को स्थापित किया जा सकता है और अपने अधिकार से व्यक्ति सुल्तान भी बन सकता है, खासकर अगर उसके बाहु में बल हो। और ये परिवर्तन के साथ साथ खिलजी शासकों ने प्रशासनिक व्यवस्था में सभी तबकों को लेकर के एक नई व्यवस्था का प्रचलन किया। इस नई व्यवस्था में जो कुलीनता थी उसका त्याग किया गया, जो उच्च वर्ग के लोगों को निम्न वर्ग से पृथक करने की परंपरा, शासक को एक दैवीय तुल्य स्थापित करने की परंपरा, इन सब में बदलाव देखने को मिलता है। इस प्रकार खिलजियों ने शासन व्यवस्था में राज्य और धर्म का एक पृथकीकरण शुरू किया। मुख्यतः ये कार्य अलाउद्दीन खिलजी के समय से प्रारंभ होता है और इस प्रकार के परिवर्तनों को देख करके प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने इसको खिलजी क्रांति की संज्ञा दी। अब हम इसके राजनैतिक इतिहास पर बात करते हैं। खिलजी राजवंश, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, आप देख रहे होंगे कि 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था वो आपका खिलजी राजवंश था। खिलजी राजवंश से हमें 3 प्रमुख शासक देखने को मिलते हैं, जिसका पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, जिसने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन सत्ता पे अपना अधिकार इस राजवंश का
तीसरा शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, जिसने 1320 ईस्वी से तक शासन किया और इसका शासन 1316 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इस 3 महत्वपूर्ण शासकों ने खिलजी राजवंश के बारे में और खिलजी राजवंश की सत्ता दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर अपनी भूमिका का निर्वाह किया। अब हम बात करते हैं इसके प्रथम शासक और खिलजी राजवंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी 1290 ईस्वी पे जब शासन सत्ता पर बैठता है, वो लगभग 1296 ईस्वी तक शासन सत्ता पर काबिज रहता है। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की शासन सत्ता पर बैठने की जो प्रारंभिक प्रक्रिया थी, वहाँ आप देखेंगे कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुआद के समय इनको बढ़ावा दिया गया और तब ये मलिक फ़िरोज़ के नाम से विख्यात थे। मलिक फ़िरोज़ को इल्बरी तुर्क के एक अन्य उपाय के संदर्भ में शक्तिशाली किया जा रहा था, ताकि सम्राट जो कैकुआद थे वो इनका प्रयोग उस समय कर सकें। कैकुआद इत्तफाकन उनको लकवा मार गया और ऐसे में जो तुर्क सरदार थे, इनमें आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष के दौरान कैकुआद के पुत्र क्यूमर्स को, जो इस समय बालावस्था में था, उसको सुल्तान घोषित करके फिरोज शाह खिलजी ने उसका संरक्षक बनना स्वीकार किया और लगभग 3 माह तक उसके संरक्षक के रूप में ही कार्य किया। अंततः उसकी हत्या कर खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया। सुल्तान बनते समय मलिक फ़िरोज़ से इन्होंने जलालुद्दीन की उपाधि धारण की और तब से ये जलालुद्दीन मलिक फ़िरोज़ शाह खिलजी या जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी के नाम से विख्यात हुए। जब इन्होंने राजसत्ता हासिल की तो उस समय इनकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी थी और इनको एक अन्य उपाधि शाइस्ता खां की उपाधि से भी जाना जाता है और ये उपाधि इन्हें गुलाम वंश के शासक कैकुआद ने प्रोवाइड की थी या उनको दी थी। इस उपाधि के साथ साथ कैकुआद ने इन्हें आरिज़ मुमालिक पद पर भी नियुक्त किया था और ये बेसिकली सैन्य मंत्री या सेनापति जैसा एक पद होता है। अब जब सुल्तान ये बन चुके थे तो सुल्तान बनने की प्रक्रिया इनकी किला खोड़ी, जो किलागढ़ी का किला था, कैकुआद ने बनवाया था, अपूर्ण था, वहाँ पर इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और अपने प्रारंभिक 1 वर्ष तक ये वहीं से शासन सत्ता को चलाते रहे। 1 वर्ष बाद दिल्ली के कोतवाल के आग्रह पर ये दिल्ली आए और इन्होंने राजसत्ता को अधिग्रहण किया। दिल्ली पर उस समय बलवन के महल में जब आए थे तो इन्होंने बलवन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि हमारे जो लोग थे वो कभी भी शासक वर्ग में नहीं रहे और इनके हृदय में भी बलवन की आज भी वो स्मृति, वो सम्मान जिंदा था, जिसकी वजह से इन्होंने बलवन के सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। और इनके इस भाव से तुर्क सरदार और जो बाकी सरदार थे उनमें एक शासक के प्रति जो दृष्टिकोण होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जब सत्ता पर बैठ जाते हैं और खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में सामने आते हैं तो इनके सामने कई चुनौतियां मौजूद थी। उन चुनौतियों में एक चुनौती साम्राज्य को सुदृढ़ करने की थी, दूसरी चुनौती साम्राज्य में हो रहे विद्रोहों से निपटने की थी, तीसरी चुनौती मंगोल आक्रमण खड़ी कर रहे थे और चौथी चुनौती वहाँ मौजूद जो सरदार थे, जो तुर्क सरदार थे, जो खिलजी सरदार थे, उनमें सामंजस्य बनाने की थी। तो सबसे पहले हम सामंजस्य की नीति पर बात करेंगे तुर्क सरदारों खिलजी सरदारों में। यहाँ जलालुद्दीन खिलजी ने तुर्क सरदारों के साथ साथ खिलजी सरदारों और यहाँ तक कि प्रशासन में जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी महत्वपूर्ण पदों को प्रदान किया गया। ये दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार करने वाला जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ही था, जिसने यहाँ के लोगों को प्रतिभा के आधार पर उच्च पदों को प्रदान करना प्रारंभ किया। ऐसे में हम देखेंगे कि इस चुनौती से
उसने एक उदारता की नीति और विनम्रता की नीति का सूत्रपात किया। यही इसकी नीति के एक दुर्बल पक्ष के रूप में भी सामने आया, क्योंकि जिस सत्ता को इसने तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर हासिल किया था, उस सत्ता को बरकरार रखने के लिए भी शक्ति और तलवार की आवश्यकता थी। जहां उसने इस नीति का पतन कर विनम्रता, उदारता और क्षमाशील की जो नीति थी उसे अपनाया, वो इसके कार्यों द्वारा परिलक्षित होगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके जब आंतरिक जो संघर्ष था या आंतरिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की नीति थी, तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि कई विद्रोहों का सामना इसको करना पड़ा। जैसा कि आपको कड़ा मानिकपुर के मलिक छज्जू का नाम याद होगा, जब उसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सुल्तान के इसे पराजित करने के बाद भी मलिक छज्जू को क्षमा कर दिया गया। यहाँ पर अन्य सरदारों को बढ़ावा मिला विद्रोह करने का। मलिक छज्जू को कड़ा मानिकपुर से हटाकर उसका सूबेदार अब इसने अपने भतीजे अली गुरशाब, जिसे हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, नियुक्त कर दिया था। मलिक छज्जू के प्रकरण के बाद हमें एक अन्य प्रकरण देखने को मिलता है, जो दिल्ली में ठगों का जो उत्पात था, वहाँ पर 1000 से अधिक ठगों को पकड़ा गया, किंतु इन्हें किसी प्रकार के दंड के बजाय इनको माफ़ किया गया और निरसित होकर बंगाल की तरफ भेज दिया गया। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसकी जो क्षमा करने की नीति है वो काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद रही और इस प्रकार के राज्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है, जो राज्य शक्ति के बल पर जीते गए हैं और उनमें जो कानून व्यवस्था है वो शक्ति के द्वारा ही नियंत्रित की जा सकती है। जब क्षमा की नीति आप अपनाएंगे तो ऐसे ही जो अन्य अवसरवादी व्यक्ति हैं उनको इससे बढ़ावा मिलता है और ये शासक की जो नीति है उसको ये दुर्बलता मान लेते हैं। कुछ ऐसा ही हमें जलालुद्दीन खिलजी के साथ भी देखने को मिलेगा। जलालुद्दीन खिलजी ने जब साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया तो इसने 2 ही आक्रमण बेसिकली किए। एक हमें रणथंबोर की तरफ देखने को मिलता है, दूसरा मंदौर की तरफ। रणथंबोर की तरफ जब ये आक्रमण करते हैं तो वहाँ उस समय के शासक हमीर देव होते हैं, जो राजपूत इतिहास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किंतु रणथंबोर को विजित किए बिना ही ये दिल्ली वापस आ गए। अब रणथंबोर का ऐसा क्या था, जब इनसे पूछा गया तो जलालुद्दीन खिलजी ने जवाब दिया कि हम मुसलमान के एक बाल का बाका भी नहीं होने देंगे, उस पे ऐसे 10 किले कुर्बान, और वापस चले आए। ये एक तरीके से जलालुद्दीन खिलजी की 2 चीज़ों को प्रदर्शित करता है। पहला कि या तो वो बहुत ज़्यादा उदार हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी मुस्लिम की रक्त या लहू को बर्दाश्त नहीं कर सकते व्यर्थ में बढ़ने से, या वो एकदम कायर है, क्योंकि बिना युद्ध लड़े जो उन्होंने युद्ध शुरू किया था उसे बिना जीते ही वापस चले आए। इस प्रकार की नीति से इन्होंने आगे बढ़े और मंदौर को जीता, और इस प्रकार इन्होंने इन 2 विजयों के अलावा, खासकर पहली विजय तो विजय ही नहीं रही, वो वापस चले आए, दूसरी विजय ही इन्होंने संपादित की। एक अन्य घटना हमें देखने को मिलती है 1292 के आसपास, जब मंगोलों का आक्रमण होता है और इस समय मंगोल के आक्रमणकर्ता नेता अब्दुल्ला होते हैं। अब्दुल्ला को ये पराजित करते हैं, किंतु अब्दुल्ला के साथ मैत्री संबंध स्थापित हो जाते हैं और ये मंगोलों को दिल्ली में बसने की इजाज़त दे देते हैं। दिल्ली में जहाँ ये बसते हैं वो आज मंगोलपुरी के नाम से भी जाना जाते हैं, और इन मंगोल जो भारत में बसे इनको नवीन मुस्लिम वर्ग कहा गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि मंगोल की नीति, आंतरिक विद्रोह की नीति और इनके प्रशासनिक शिथिलता ने साम्राज्य में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जो अब अपनी महत्वाकांक्षाओं को और पढ़ देने लगा था। इन्हीं महत्वाकांक्षाओं में इनका भतीजा आगे निकला, जिसकी हम चर्चा आगे के पार्ट में करेंगे। अभी ध्यान देने वाला बात ये है कि इन सब की क्षमादान की नीति के साथ साथ जलालुद्दीन खिलजी के एक अन्य नीति पर बहुत ज़्यादा विवाद है, वो है जो ईरानी फ़कीर थे आपके सीदी मौला, उनके संदर्भ में। सीदी मौला का क्या प्रकरण है? आप जानते हैं कि सीदी मौला एक ईरानी सूफ़ी संत थे
जो इस समय दिल्ली के आसपास रह रहे थे, उनका एक बहुत बड़ा खानका था। और ये आपको याद है फरीदुद्दीन गंज सिकर के शिष्य हैं जो आदोधन में रहते थे। ये एकदम शांत स्वभाव के संत हुआ करते थे, किंतु इन पर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र किया और दिल्ली में तख्ता पलट की योजना बनाई। ऐसे में जो जलालुद्दीन खिलजी, जिसे ने आज तक एक चींटी को भी बिना वजह हत्या करने से परहेज की, सीधी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। और जो षड्यंत्रकारी दो हिंदुओं का नाम आया, हाथी पाइक और एक अन्य व्यक्ति, उनको भी सजाए मौत दी गई। ऐसे में एक संत को ये जो आपका सज़ा है दी गई शासक के द्वारा, ये प्रश्न खड़ा करती है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की उस उदार और विनम्र नीति के विरुद्ध। जलालुद्दीन खिलजी इस प्रकार की नीतियों से लेकर अपने शासन को ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा सका, क्योंकि इसका जो भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और इस महत्वाकांक्षा में उसने सभी रिश्तों को ताक पर रख दिया और जलालुद्दीन खिलजी की अवहेलना भी करना प्रारंभ कर दिया। उसने मलिक छज्जू के असफल विद्रोह से एक सीख ली थी, जब उसे ये सीख दी गई कि अगर विद्रोह को सफल बनाना है तो अपने पास में धन होना भी आवश्यक है। इस धन की पूर्ति के लिए इसने जलालुद्दीन खिलजी से आक्रमण की इजाज़त मांगी चंदेरी के लिए, किंतु यह मूर्ख बनाकर चंदेरी की जगह दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पे उस समय शासककर्ता रामचंद्र देव थे, जिन्हें पराजित कर इन्होंने बहुत सा धन अर्जित किया और वापस कड़ा मानिकपुर आ गए। ऐसे में जब जलालुद्दीन को ये बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, किंतु इन्होंने, खासकर अलाउद्दीन खिलजी ने अलमास बेग अपने भाई को जलालुद्दीन खिलजी के पास भेजा एक क्षमा पात्र याचना के साथ कि जलालुद्दीन खिलजी उसको माफ़ करें और वो देवगिरी से जीता हुआ सारा धन सुल्तान को देना चाहता है, किंतु सुल्तान उससे मिलने अकेले ही आए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी आत्महत्या कर लेगा या बंगाल की तरफ भाग जाएगा। अब सुल्तान इस पत्र को पढ़कर बहुत भाव विभोर हो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के षड्यंत्र में फंस जाते हैं। वो अपने सरदारों के साथ कड़ा मानिकपुर पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए और गंगा नदी के तट पर अलाउद्दीन के इशारे पे जुलाई 1296 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का सिर धड़ से अलग कर दिया और वहाँ उसके सिर से रक्त की लहू गिर रही थी और यहाँ पर नए शासक अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हो रहा था। आगे की कड़ी हम अगले पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद।